नमस्कार। शेखावाटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, शेखावाटी एजुकेशन आपके लिए नए तरीके से जो भी विषय है वो लेके आ रहा है। आज हम संविधान का जो पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। संविधान का पार्ट राजस्थान पुलिस, पटवार, रिट तथा कक्षा 12 का संपूर्ण जो संविधान से जुड़ा हुआ सिलेबस है वो कवर करेगा। तो हम यहाँ संविधान की शुरुआत में सबसे पहले संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, संविधान की निर्माण प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, संविधान के जो स्रोत हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो शासन प्रक्रिया है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। इस प्रकार करके हम संपूर्ण जो संविधान का टॉपिक है और राज्य व्यवस्था का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो आज हम जो संविधान है उसमें संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे। तो संविधान सभा का जो गठन है उसमें हमको सबसे पहले तो कुछ डेट्स याद रखनी है। जहां मैं सीक्वेंस से उन डेट्स को लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है 1934, उसके बाद आपको याद रखना है 1935, उसके बाद आपको याद रखना है 1938, उसके बाद आपको याद रखना है 1940 और 1946। यह डेट्स हैं। यहाँ मैंने सीक्वेंस में इसलिए लिखी हैं कि आपको ये डेट्स याद रहें। सबसे पहले 1934, 1935, 1938, 1940 और 1946। अब यह डेट्स महत्वपूर्ण क्यों है? 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा सबसे पहले अनौपचारिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, मैं अनौपचारिक रूप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अनौपचारिक रूप से मांग की गई संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो 1934 हमें याद रखना है, एम.एन. रॉय थे, उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन यह मांग क्या थी? अनौपचारिक थी। इसके बाद 1935 में कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा औपचारिक रूप से मांग की गई। तो सबसे पहले औपचारिक मांग 1935 में कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी कार्यकारिणी समिति के द्वारा औपचारिक रूप से मांग की गई। मैं यहाँ आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनवाऊंगा, एक बार आप ध्यान से देखिए। मैं लास्ट में समझाने के बाद आपको जो ये टॉपिक है, जो भी पॉइंट्स हैं, वो एक एक करके लिखवा दूंगा। एक बार बोलूंगा, आप उस वीडियो को पॉज करके उसको आसानी से लिख सकते हैं। 1938 को आप याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा है उसका गठन करने का जो मांग है वह की गई। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या संविधान सभा का गठन करने की मांग की गई। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। इसके बाद 1940 में जो ऊपर जो मांग की गई, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई, उसको मानते हुए एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यह अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें संविधान सभा के गठन की जो मांग थी उसको मान लिया गया। इसके बाद 1946 आता है। 1946 में 24 मार्च 1946 को, ध्यान दीजिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा।
कैबिनेट मिशन भारत आया। किस लिए आया? संविधान सभा के गठन को लेकर। संविधान सभा का गठन करने के लिए 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, जो 24 मार्च 1946 को कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? पहला था पैथिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और इसके जो तीसरे सदस्य थे वो एवी अलेक्जेंडर। तो 1946 में 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इस कैबिनेट मिशन को जो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत आया। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे स्टेफन क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। तो एक बार मैं इनको एक एक करके बोलता हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आज संविधान सभा का गठन पढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा का गठन 1934 में सर्वप्रथम M.N. रॉय द्वारा अनौपचारिक रूप से सर्वप्रथम इसकी मांग की गई, संविधान सभा के गठन की मांग की गई। फिर 1935 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा इसको जो संविधान सभा की है वह औपचारिक रूप से मांग की गई। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। इन सभी मांगों को देखते हुए लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा तैयार अगस्त प्रस्ताव में इन सभी मांगों को मान लिया गया। फिर 24 मार्च 1946 को एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, कि किस आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे स्टेफन क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। तो हमारी बात यहाँ तक हो गई है संविधान सभा के गठन तक। मैंने जो डेट्स थी वो सीक्वेंस से लिख दी थी, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं 1946 की। तो 1946 में भारत देश है, वह 11 ब्रिटिश प्रांतों में, 4 चीफ कमिश्नरों में तथा जो अन्य थे वह रियासतों में, इनमें विभक्त था। ध्यान दीजिएगा, 1946 में भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरियां थी और अन्य जो रियासतें थी। अब जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं उनके नाम हम यहाँ देख लेते हैं। 11 ब्रिटिश प्रांतों में पहला है पंजाब। आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। पंजाब के बाद है संयुक्त प्रांत, प्रांत के बाद है मध्य प्रांत व बराल। इसके बाद है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम के बाद है मद्रास के बाद है बंबई के बाद है पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमांत प्रांत, और इसके बाद है सिंध। तो इन 11 प्रांतों में ध्यान दीजिएगा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बराल, बिहार,
बंगाल, उड़ीसा, असम, मद्रास, बंबई, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध। इन 11 प्रांतों में, यह 11 प्रांत क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे। और 4 जो चीफ कमिश्नरियां थी उनको याद रखने का तरीका देखिए, ए, बी, सी और डी। यह 4 चीफ कमिश्नरियां थी। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो जो 1946 में भारत था वह 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरियों में विभक्त था, और जो अन्य थी वह देशी रियासतें थी। 11 प्रांत कौन कौन से हैं? पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बराल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, मद्रास, बंबई, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध। यह 11 तो ब्रिटिश प्रांत थे और 4 थे चीफ कमिश्नरियां। यह कौन कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो ए बी सी डी, ये 4 जो थे चीफ कमिश्नरियां थी। अब जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, वह कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? या कैबिनेट मिशन के प्रावधान क्या क्या थे? तो कैबिनेट मिशन के प्रावधान, अब कैबिनेट मिशन के प्रावधान देखते हैं। सबसे पहला इसका प्रावधान क्या था? जो ब्रिटिश प्रांत हैं, हमने अभी अभी 11 ब्रिटिश प्रांत पढ़े। ब्रिटिश प्रांत और जो चीफ कमिश्नरियां थी, अभी अभी हमने 4 चीफ कमिश्नरियां पढ़ी। चीफ कमिश्नरियां, जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे उनमें जो सदस्यों का चुनाव होगा वह जनसंख्या के आधार पर होगा। तो जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरियां थी उनमें सदस्यों का, और इन्हीं के साथ रियासतों में भी, यहां हम रियासतें भी जोड़ लेते हैं, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरियां और रियासतें, इनमें जो सदस्यों का चुनाव है वह जनसंख्या के आधार पर होगा। सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर होगा। और जनसंख्या का क्या रखा गया? प्रति 10 लाख के ऊपर एक सदस्य होगा। प्रति 10 लाख जनसंख्या पे बराबर एक सदस्य। तो जो प्रति 10 लाख जनसंख्या है, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य को चुना जाएगा। अब ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरियां व रियासतों को मिला के इस आधार के ऊपर कितने, तो कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए? 389 सदस्य निर्धारित किए गए। कि जो संविधान सभा है उसमें कुल सदस्य कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे। और आधार किसे बनाया गया? जनसंख्या को बनाया गया। और कौन सा आधार बनाया गया? प्रति 10 लाख जनसंख्या पे होगा एक सदस्य। तो इस प्रकार से कुल सदस्य हो गए 389 सदस्य। अब ये 389 सदस्य किस प्रकार होंगे? तो 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांतों से, जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनके सदस्य होंगे 292। चीफ कमिश्नरियां हैं उसके होंगे 4 सदस्य, और बाकी होंगे रियासतों से। तो रियासतों से होंगे 93 सदस्य। इस प्रकार कुल सदस्य कितने हो गए? 389 सदस्य हो गए। तो एक बार आप फिर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। जो कैबिनेट मिशन है उसके कुछ प्रावधान थे। वह प्रावधान, पहला प्रावधान क्या था? ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरियां तथा रियासतों में जो सदस्य चुने जाएंगे वह जनसंख्या के आधार पर चुने जाएंगे। दूसरा प्रावधान क्या रखा गया? जनसंख्या का आधार प्रति 10 लाख सदस्यों जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। और इसी आधार के ऊपर कुल 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई संविधान सभा की। इन 389 सदस्यों में से जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरियों के 4 सदस्य और 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाएंगे। इसके बाद जो है 389 सदस्य थे
उनमें से जो 296 सदस्य थे, ये 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत, और इसके बाद थे चीफ कमिश्नरियों के। इन दोनों को धार्मिक आधार पे भी बांटा गया। धार्मिक आधार पे सीटों का आवंटन किया गया। यह आवंटन किस प्रकार था देखिए, कुल 296 सदस्यों थे ब्रिटिश प्रांत व चीफ कमिश्नरियों के। इन 296 सीटों को धार्मिक आधार पर आवंटित किया गया। तो जो सामान्य की सीटें थी वो थी 213 सीटें। 213 सीटें थी सामान्य की। मुस्लिमों की थी 73 सीटें और 4 सीटें थी सिखों के लिए। यहाँ 79 सीटें मुस्लिमों की, सॉरी, सामान्य के लिए 213 सीटें, मुस्लिमों के लिए 79 सीटें और सिखों के लिए, सिख समुदाय के लिए 4 सीटें। तो इस प्रकार से टोटल हो गई है 296 सीटें। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जो 296 ब्रिटिश प्रांत व चीफ कमिश्नरियों से सदस्य चुने जाने थे, उन सीटों का आवंटन धार्मिक आधार पर भी किया गया। सामान्य के लिए 213 सीटें निर्धारित की गई, मुस्लिमों के लिए 79 सीटें निर्धारित की गई और सिखों के लिए 4 सीटें। तो इन 296 सीटों को इस आधार पर बांटा गया। फिर इन सदस्यों का निर्वाचन किया गया। इन सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। यही प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में भी काम में ली जाती है। अब प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुनने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली का दूसरा नाम हेयर प्रणाली भी है, क्योंकि डेविड हेयर के द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके चुनाव किए गए। जो चुने हुए सदस्य थे उन्होंने ही संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किया। तो जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन हुए। इन निर्वाचनों में जो दलीय स्थिति बनी, जो दलीय स्थिति थी वो इस प्रकार थी। 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए, 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के और 15 सदस्य अन्य या जो। तो जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुआ, उसमें जो दलों के सदस्य थे वो इस प्रकार जीत के आए। 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के तथा 15 सदस्य अन्य जीत के आए। तो कुल 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इसके बाद जो देशी रियासतों के सदस्य थे उनको परामर्श के आधार पर चुना गया। परामर्श के आधार पे जो देशी रियासतों के सदस्य थे उनका चुनाव किस प्रकार हुआ? परामर्श के आधार के ऊपर, परामर्श लेके या परामर्श के द्वारा उनका चुनाव किया गया। तो कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया। जो ब्रिटिश प्रांत व चीफ कमिश्नरियां थी उनके चुनाव हुए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। उनमें जो सदस्य थे उन्होंने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया और जो देशी रियासत के सदस्य थे उनका चुनाव परामर्श के आधार पर हुआ। और दलीय स्थिति किस प्रकार बनी? 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के और 15 सदस्य अन्य पार्टियों से चुने गए या निर्दलीय चुने गए। तो जो सदस्य पार्टी के आधार पर चुने गए उनमें मुस्लिम लीग को क्या लगा कि हमारा प्रतिनिधित्व है या हमारा जो प्रतिनिधित्व है वह कमजोर है, क्योंकि उन्हें केवल 389 में से 73 सीटें ही प्राप्त हुई। इसे देखते हुए जो मुस्लिम लीग है वह अपनी कमजोर स्थिति
मुस्लिम लीग अपनी कमजोर स्थिति के कारण संविधान सभा का क्या किया, विरोध किया। तो मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण संविधान सभा का विरोध किया और इस विरोध करने के बाद क्या किया, पाकिस्तान की मांग की तथा इसके साथ ही नई संविधान अपनी अलग से एक संविधान सभा गठित करने की भी मांग की। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। इन 73 सीटों के कारण मुस्लिम जो लीग थी उसकी क्या हुई, स्थिति कमजोर हुई और इसी के कारण मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो संविधान सभा का गठन था उसका विरोध करते हुए पाकिस्तान की मांग की तथा पाकिस्तान की मांग के साथ साथ ही उनकी अलग से नई संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके बाद क्या है, भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हो गया और भारत 2 टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान और भारत। भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद नई संविधान सभा का गठन किया गया, नए सिरे से संविधान सभा का गठन किया गया, क्योंकि कुछ रियासतें, प्रांत और जो चीफ कमिश्नरियाँ थी वो पाकिस्तान में चली गई। इसके बाद भारत के लिए एक अलग से दोबारा क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोबारा संविधान सभा का गठन किया गया और दोबारा संविधान सभा का गठन करने के बाद स्थिति क्या थी, पुनर्गठित जो संविधान सभा थी उसकी स्थिति क्या थी, 236 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 3 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से और 70 सदस्य देशी रियासतों से। ध्यान दीजिएगा, भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद दोबारा से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद 236 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए, 3 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से चुने गए और 70 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई अब, 299। तो 299 सदस्य संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद पुनर्गठित संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, जो पहले संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। जो हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन जो पुनर्गठित संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक, जो पुनर्गठित संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को। ध्यान दीजिएगा, जो पुनर्गठित संविधान सभा है उस जिसमें 299 सदस्यों को चुना गया, उसकी प्रथम बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को। और इस बैठक में भाग लेने वाले जो 299 सदस्य चुने गए थे उनमें सर्वाधिक सदस्य ब्रिटिश प्रांत में थे। संयुक्त प्रांत के थे 55 सदस्य। और यह संयुक्त प्रांत क्या था, ब्रिटिश जो शासन था उसका प्रांत था। और देशी रियासतों में हैदराबाद से 16 सदस्य थे और देशी रियासतों में सर्वाधिक सदस्य किसके थे, हैदराबाद से कितने सदस्य चुने गए थे, 16 सदस्य। ध्यान दीजिए, पुनर्गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 31 अक्टूबर 1947 को हुई। और जो 299 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद, उनमें से सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से चुने गए 55 सदस्य और देशी रियासतों में हैदराबाद से चुने गए 16 सदस्य। लेकिन जो ये बैठक हुई, इस बैठक में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि भारत आजाद होने के बाद
जो हैदराबाद है वह अपने स्वयं की क्या कर चुका था, आज़ादी की घोषणा कर चुका था और वह भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया, जो संविधान सभा है उसमें भाग नहीं लिया। तो देशी रियासतों में जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग लिया उनमें सर्वाधिक संख्या थी 7 और यह संख्या 7 थी मैसूर की। जो मैसूर रियासत थी उसमें 7 सदस्य थे और सबसे बड़ी देशी रियासत जो संविधान सभा में भाग लिया वह यही थी। और जिस देशी रियासत से सदस्य चुने गए, ध्यान दीजिएगा, वह थी हैदराबाद। और जिसने बैठक में भाग लिया सबसे अधिक संख्या उन सदस्यों की थी मैसूर की, जो 7 थी, हैदराबाद की 16 थी, लेकिन उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया, संविधान सभा का विरोध किया। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। संविधान सभा का पुनर्गठन और सर्वप्रथम बैठक हुई इसकी पुनर्गठित विधानसभा की 31 अक्टूबर 1947 को। सर्वाधिक सदस्य चुने गए संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य, देशी रियासतों में सर्वाधिक चुने गए हैदराबाद से। लेकिन संविधान सभा में भाग लेने वाली सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मैसूर थी, जिसमें 7 सदस्य थे। तो इस प्रकार से यह पुनर्गठित जो संविधान सभा है उसमें 299 सदस्य थे, उसकी चर्चा हमने कर ली है। अब एक यहां आप नोट कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कहां से सदस्य थे संविधान सभा के, बंगाल से। बंगाल से चुने गए थे पहले, बंगाल से सदस्य थे संविधान सभा के। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी क्या हो गया, विभाजन हो गया और भीमराव अंबेडकर का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, मतलब उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह बंबई प्रांत से चुने गए। रिक्त होने के बाद क्या किया, वह बंबई प्रांत से दोबारा से सदस्य चुने गए। और यह बंबई प्रांत का जो पद था वह क्यों खाली हुआ, एम आर जयकर एक सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। एम आर जयकर के इस्तीफा देने के बाद, ध्यान दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले विभाजन से पहले बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन होने के बाद क्या हो गया, पद रिक्त हो गया। उसके बाद भीमराव अंबेडकर बंबई प्रांत से चुने गए। बंबई प्रांत का पद खाली हुआ एम आर जयकर के इस्तीफा देने के कारण, और वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से चुन के आए। इसके बाद कुछ प्रश्न किस प्रकार से आ जाते हैं, कई बार प्रश्न कर लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और ऊपर प्रश्न आपका होता है निम्न सदस्यों में से संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो उसको देखते हुए यहाँ मैं 4 नाम लिख रहा हूं, वह आपको याद रखने हैं कि वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। यह वो नाम है जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं अगर प्रश्न आ जाए निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू और जेपी नारायण, यह चारों ही क्या थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अंत में आज हम जो संविधान सभा का गठन है उसमें देख लेते हैं संविधान सभा में जो भाग लेने वाली महिलाएं कौन थी। संविधान सभा के लिए चुनी गई महिलाएं, इसमें से भी आपका प्रश्न आने की क्या है, संभावनाएं हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके नाम लिख रहा हूं, आप नोट करते रहिएगा। सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित,
विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी है सुचेता कृपलानी, तीसरा नाम है सरोजनी नायडू। इन तीन के बारे में तो आप शायद जानते होंगे। राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी के बाद कमला चौधरी, कमला चौधरी के बाद मालती चौधरी, लीला रॉय, लीला रॉय के बाद रेणुका रॉय, रेणुका रॉय के बाद बेगम एजॉय रसूल, बेगम एजॉय रसूल, बेगम एजॉय रसूल के बाद अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन के बाद 13 ही हुए हैं। मैरी अस्किनी, और 15वें नंबर पे आप ले लीजिए दक्षयानी, दक्षयानी बेलास। तो एक बार देख लीजिए, जो संविधान सभा के लिए 15 महिलाएं चुनी गई थी, वह थी पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, लीला रॉय, रेणुका रॉय, बेगम और एजॉय रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, मैरी अस्किनी और दक्षयानी बेलायुधन। तो इन 15 महिलाओं को संविधान सभा के लिए चुना गया था। तो आज हमने संविधान सभा का जो गठन है वह देख लिया है, किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया गया, जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया गया, किन महिलाओं ने भाग लिया, किन किन सदस्यों ने भाग नहीं लिया। तो यह हमने आज देख लिया है। अगली क्लास में हम संविधान सभा का निर्माण पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान सभा की विशेषताएं और उनके स्रोत देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।